हेलो स्टूडेंट्स, हम आज गॉस थ्योरम के का एप्लीकेशन 3 फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए थिन यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल आउटर पॉइंट पे, इनर पॉइंट पे और सरफेस के लिए हम फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे। लेट वी हैव ए थिन स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस कैपिटल आर। हमारे पास एक शेल दिया हुआ है जिसकी रेडियस कैपिटल आर है, उसका सेंटर ओ है और उसके ऊपर यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है वो, और बहुत थिन शेल है। अब हमको फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है आउटर पॉइंट पे, आउटर पॉइंट पी पे। केस वन फील्ड इंटेंसिटी एट आउटर पॉइंट P। सेंटर से पॉइंट P की डिस्टेंस स्मॉल r है और स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R है। आपको P पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है और P पॉइंट इस गिवन स्फेरिकल शेल, इसके ऊपर Q चार्ज है बच्चों, इस शेल के ऊपर है जो Q चार्ज है, यूनिफॉर्मली चार्ज है, थिन स्फेरिकल शेल है और P उसका आउटर पॉइंट है और सेंटर से P पॉइंट की डिस्टेंस स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R है। अब हमको क्या करना है कि एक गॉसियन सरफेस कंस्ट्रक्ट करनी है, एक गॉसियन सरफेस बनानी है जो दिए हुए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिक हो, और उस गॉसियन सरफेस की क्वालिटी ये होनी चाहिए कि उसके किन्हीं पॉइंट्स पे, किसी पॉइंट पे या तो फील्ड इंटेंसिटी और एरिया एलिमेंट वेक्टर के बीच में 0 डिग्री का एंगल हो, या फिर फील्ड इंटेंसिटी और एरिया एलिमेंट वेक्टर के बीच में 90 डिग्री का एंगल हो। तो ऐसी एक गॉसियन सरफेस हम बना सकते हैं जो कि स्फीयर ही होगी और उसका सेंटर ओ रहेगा। यानी ये जो थिन स्फेरिकल शेल दे रखा है उसके सेंटर ओ को सेंटर मानते हुए हमको एक स्फीयर बनाना है जो पॉइंट पी से पास होता है। तो ये जो माना कि है जो हमने एक शेल बना लिया, एक स्फीयर बना लिया, इसको गॉसियन सरफेस अज्यूम किया हमने। गॉसियन सरफेस अज्यूम्ड। अब हमको है जो P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यहाँ एक एरिया एलिमेंट वेक्टर सेलेक्ट कर रहा हूँ मैं, ये एरिया एलिमेंट वेक्टर, और एरिया एलिमेंट वेक्टर की डायरेक्शन वेक्टर ds ई और सिमेट्रिक कंसिडरेशन अगर हम करें, सिमेट्रिक कंसिडरेशन इसका मतलब ये जो यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, चार्जेस का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसके कारण है जो अगर P पॉइंट पे फील्ड इंटेंसिटी हम अगर उसकी डायरेक्शन चेक करें तो वो डायरेक्शन रेडियल डायरेक्शन, यानी उसी ओर होती है फील्ड इंटेंसिटी जिस ओर एरिया एलिमेंट वेक्टर वर्क कर रहा है। तो सिमेट्रिक कंसिडरेशन से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन रेडियल रहेगी, रेडियल। अब ये सिमेट्रिक कंसिडरेशन आप इस टाइप से भी कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक शेल है यूनिफॉर्मली चार्ज। अब है जो इस P पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी चेक करनी है आपको, तो हम क्या करते हैं, थीटा एंगल के ऊपर है जो ये एक छोटा सा एलिमेंट में जैसे यहाँ लेता हूँ एक एलिमेंट और उसको इस P पॉइंट से ज्वाइन कर लेता हूँ। इसी टाइप से ये थीटा एंगल पे लिया हमने, थीटा एंगल बिलो हम है जो एक और एलिमेंट लेते हैं।
अब इस एलिमेंट का एरिया, इस एलिमेंट का एरिया, इसका चार्ज डी क्यू, इसका चार्ज डी क्यू, दोनों पॉइंट चार्ज टाइप ट्रीट होंगे। अब है जो हम क्या करेंगे कि इसके कारण ये पॉइंट चार्ज टाइप ट्रीट हो रहा है, इसके कारण फील्ड इंटेंसिटी इस और है, इट इज़ वेक्टर D1, और इस चार्ज की वजह से फील्ड इंटेंसिटी इस और है, इट इज़ वेक्टर DE2, और ये एंगल थीटा तो ये एंगल भी थीटा, ये एंगल थीटा तो ये एंगल भी थीटा। अब D1 और D2 मैग्नीट्यूड्स में सेम होंगे, D1 और D2 मैग्नीट्यूड में सेम होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि आप इन एलिमेंट्स को जो पॉइंट चार्ज टाइप ट्रीट कर सकते हैं, और अगर वो पॉइंट चार्ज हैं तो इनके कारण फील्ड इंटेंसिटी के डी क्यू, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस एंड यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस अगर मैं आर स्मॉल आर मान लूँ तो स्मॉल आर, ये स्मॉल आर, ये स्मॉल आर, तो आर स्क्वायर, और इसको मैं डी मान लेता हूँ, लेट ईच इक्वल्स टू डी। तो इस डायरेक्शन में इस DE2 का कंपोनेंट हो जाएगा डी कॉस थीटा, इस डायरेक्शन में कंपोनेंट हो जाएगा डी साइन थीटा, इसी टाइप से इस डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट हो जाएगा डी कॉस थीटा, इस डायरेक्शन में कंपोनेंट हो जाएगा डी साइन थीटा। अब डी साइन थीटा बीइंग इक्वल एंड अपोजिट हैंस कैंसिल आउट, एंड डी कॉस थीटा एड अप हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि वो रेडियल डायरेक्शन में वर्क कर रहे हैं, वो एक ही डायरेक्शन में वर्क कर रहे हैं, ओ से पी को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग। तो इस टाइप से आप जो पूरे शेल के चार्ज को सिमेट्रिक एलिमेंट्स में डिवाइड कर देंगे, इस टाइप से थीटा एंगल अबव और थीटा एंगल बिलो वाले सिमेट्रिक एलिमेंट्स में डिवाइड कर देंगे, एरिया एलिमेंट्स में, और उनके ऊपर चार्ज सेम माना जाएगा, और उन एरिया एलिमेंट्स के कारण हम फील्ड इंटेंसिटीज फाइंड करके अगर उनके कंपोनेंट्स करेंगे तो हम देखेंगे कि उनके वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाते हैं और हॉरिजेंटल कंपोनेंट एड अप हो जाते हैं। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग रेडियल डायरेक्शन उसके अंदर है जो हम प्रूव कर सकते हैं। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द रेडियल डायरेक्शन, इट इज़ द सिमेट्रिक कंसिडरेशन। इस सिमेट्रिसिटी को हम दूसरी तरीके से भी हम चेक कर सकते हैं, और उस कंसिडरेशन से भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अलोंग द रेडियल डायरेक्शन आती है। तो इस पी पॉइंट पर आपने जो एरिया एलिमेंट वेक्टर लिया, एरिया एलिमेंट वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम डायरेक्शन में, इसी टाइप से हम अदर एलिमेंट्स और सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल है जो हम एक एलिमेंट और ले लें, जैसे मैंने ये एलिमेंट लिया यहाँ, तो यहाँ एरिया एलिमेंट वेक्टर की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन अगेन सेम डायरेक्शन ही होगी, यानी ई और डी एस में थीटा 0 डिग्री यहाँ भी, और यहाँ एरिया एलिमेंट लेने पर भी है जो ई और डी एस में थीटा 0 डिग्री होगा। इस टाइप से हम एरिया एलिमेंट वेक्टर कहीं भी लें उस स्फीयर के ऊपर, वेक्टर ई और वेक्टर डी एस में थीटा इक्वल टू 0 डिग्री होगा। अब हम है जो इसमें गॉस थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं, तो यूजिंग गॉस थ्योरम, phi e इक्वल्स टू इंटीग्रल ई डॉट डी एस इक्वल्स टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। अब एरिया एलिमेंट वेक्टर इस गॉसियन सरफेस पे कहीं भी ले रहे हैं तो ई और डी एस के बीच में एंगल 0 है, तो दैट्स वाई थीटा इक्वल्स टू 0, और ई डी एस रहेगी या cos 0 1 डिग्री। क्यू इन इस गॉसियन सरफेस के अंदर जो बाउंड चार्ज है या जो एनक्लोज चार्ज है उसकी वैल्यू हमको यहाँ लिखनी है, तो इट इक्वल्स टू स्मॉल क्यू, इस स्फीयर का चार्ज, इस शेल का चार्ज जो है वही चार्ज उसके अंदर है, तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब बच्चों हम ई को है जो इस इंटीग्रेशन से बाहर कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? कि एरिया एलिमेंट वेक्टर्स, ये वाला एरिया एलिमेंट वेक्टर, ये वाला एरिया एलिमेंट वेक्टर, या अदर कोई एरिया एलिमेंट वेक्टर जैसे ये सब के सब इस स्फीयर से है जो सिमेट्रिकली सिचुएटेड है। सिमेट्रिकली सिचुएटेड मतलब इस स्फीयर से ये एलिमेंट इतना आउटर साइड में, इससे इतना आउटर साइड में, इतना आउटर साइड है, तो ये सब एरिया एलिमेंट है जो बिल्कुल सिमेट्रिक माने जाएंगे, इस डिस्ट्रीब्यूशन के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिक माने जाएंगे। उनमें कुछ भी स्पेशल प्रॉपर्टी है जो उनमें नहीं होगी, मतलब जो चीज़ इस एरिया एलिमेंट वेक्टर के लिए ट्रू है वही इस एरिया एलिमेंट वेक्टर के लिए भी ट्रू है, इस एरिया एलिमेंट वेक्टर के लिए भी ट्रू है। तो ऑल आर आइडेंटिकल इन ऑल रेस्पेक्ट, दैट्स वाई
इट हैज़ द स्फेरिकल सिमेट्री, इसको स्फेरिकल सिमेट्री भी हम कह सकते हैं। तो फिर ये जो चूंकि सेंटर से ये एलिमेंट इक्वल डिस्टेंस पे है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड सेम होगा, तो हम उसको इंटीग्रेशन से बाहर ले सकते हैं और ये हो जाएगा ds q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब जितने भी एरिया एलिमेंट वेक्टर आपने लिए हैं उन सब के एरियाज़ का सम ये इंटीग्रेशन शो करता है। तो चूंकि वो एक गाउसियन सरफेस बना रहा है जो कि स्फेरिकल है और उसकी रेडियस स्मॉल r है, तो हम लिख देंगे इंटीग्रल ds दैट्स इक्वल्स टू 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर q बाई एप्सिलॉन नॉट। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इज गिवन बाय 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई r स्क्वायर। और अगर मैं इसको वेक्टर नोटेशन में लिखना चाहें, इन वेक्टर नोटेशन, इन वेक्टर नोटेशन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज गिवन बाय 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट दैट इज k, इसको आप k भी लिख सकते हो, k q r स्क्वायर एंड r कैप इज द यूनिट वेक्टर, r कैप यूनिट वेक्टर in the radial direction, in the radial direction at the location of एलिमेंट की लोकेशन पे। अब बच्चों इस डेरिवेशन को अगर हम देखें तो हमको ये भी पता है कि किसी पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी स्मॉल r डिस्टेंस के ऊपर पॉइंट लेने पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यही फॉर्मूला हमको मिलता है। इट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज ऑल्सो, इट इज फील्ड इंटेंसिटी due to a point charge, q also, मतलब ये पॉइंट चार्ज q है और इसे r डिस्टेंस के ऊपर अगर मैं p पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला मेरे को यही मिलेगा, दैट इज के क्यू बाई r स्क्वायर। तो इसका मतलब ये है कि चूंकि ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला, जो कि ये फॉर्मूला है जो किसी पॉइंट चार्ज के कारण स्मॉल r डिस्टेंस के ऊपर जो पॉइंट P है वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के मैग्नीट्यूड के लिए, और ये फॉर्मूला इस थिन स्फेरिकल शेयर के आउटर पॉइंट्स के लिए। तो इसका मतलब ऐसा लगता है कि द होल चार्ज ऑफ द गिवन स्फेरिकल शेल बिहेव्स एज इफ इट इज सेंटर्ड ऑन द शेल। इस शेल के जो सेंटर के ऊपर है, जो माना कि ये पूरा का पूरा चार्ज है और ये r डिस्टेंस के ऊपर फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला फिर आपको ऐसा मिलता है। अंडरस्टैंड? तो फ्रॉम वेक्टर E इक्वल्स टू के क्यू बाई r स्क्वायर r कैप, it looks as if the whole charge of given spherical shell is centered at the shell। मतलब इस डेरिवेशन को ऐसा लगता है कि ये पूरा चार्ज है जैसे इसके सेंटर पे पड़ा हुआ हो, और जब ये सेंटर पे पड़ा हुआ हो तो उस r डिस्टेंस के ऊपर फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या आता है, के क्यू बाई स्मॉल r स्क्वायर आता है। इसका मतलब फॉर आउटर पॉइंट्स द होल चार्ज बिहेव्स एज इफ द चार्ज इज सेंटर्ड टू द गिवन शेल। अंडरस्टैंड?
नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सरफेस ऑफ द थिन स्फेरिकल शेल। अब केस 2 ले रहा हूं मैं। केस 2 के अंदर हम क्या करेंगे कि इस शेल की सरफेस के ऊपर फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करेंगे। फील्ड इंटेंसिटी एट field intensity case 2 field intensity at surface of the given shell। इस बार हम क्या करते हैं कि हमारे पास ये शेल दिया हुआ है, हमारे पास ये शेल दिया हुआ है, जिसकी रेडियस कैपिटल आर है। हम एक गॉसियन सरफेस अज्यूम करने वाले हैं और वो गॉसियन सरफेस लेट इट इज वेरी क्लोज टू द गिवन शेल। वो गॉसियन सरफेस नियरली कोइंसाइड करती है इस गिवन शेल को। इस बार जो हम गॉसियन सरफेस अज्यूम करने जा रहे हैं वो अगेन एक स्फीयर ही है और उसका सेंटर भी यही होगा जो कि इस गिवन शेल का है, और वो सरफेस है जो इस गिवन शेल को नियरली कोइंसाइड करती है। लेट it is the ये शेल गॉसियन सरफेस। अब जो ये गॉसियन सरफेस बच्चों वेरी वेरी क्लोज, इट इज वेरी वेरी क्लोज टू द गिवन शेल। इस शेल के जो कि आर रेडियस का शेल है इसके बहुत ज़्यादा क्लोज है, और यहाँ फॉर सेक ऑफ कन्वीनियंस मैंने इतनी डिस्टेंस के ऊपर बनाया, अदरवाइज इट इज नियरली कोइंसाइड्स द गिवन स्फेरिकल शेल। गॉसियन सरफेस नॉट हियर द Gaussian surface nearly coincides the given spherical shell। It is too much close to the given shell। अब बच्चों P पॉइंट है जो मैं अगर यहाँ ले लेता हूँ, और ये P पॉइंट है जो नियरली इसकी सरफेस के ऊपर ही माना जाएगा, और P पॉइंट से इसकी डिस्टेंस स्मॉल r है, और अब हम यहाँ एरिया एलिमेंट लें और आइडेंटिकल मैनर में अगर हम डेरिवेशन करें, जैसे ये छोटा सा एरिया एलिमेंट वेक्टर है। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमको पता है कि वो रेडियल डायरेक्शन में होती है, और एरिया एलिमेंट वेक्टर ऑलवेज आउटवर्ड्स। एरिया एलिमेंट वेक्टर अगर क्लोज सरफेस पे लिया जाए तो उसकी डायरेक्शन है जो परपेंडिकुलर टू द सरफेस आउटवर्ड्स होती है, बाहर की ओर होती है। तो इट इज़ द एरिया एलिमेंट वेक्टर एंड इट इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अलोंग द रेडियल डायरेक्शन, जैसा कि हमने एनालिसिस किया था। अब थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री। इसी टाइप से एरिया एलिमेंट वेक्टर हम अदर एरिया एलिमेंट वेक्टर भी ले सकते हैं। तो एरिया एलिमेंट वेक्टर इस और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी इस और, थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री। तो एरिया एलिमेंट वेक्टर हम कहीं भी लें, जैसे फॉर एग्जांपल एरिया एलिमेंट वेक्टर हम यहाँ ले रहे हैं, तो एरिया एलिमेंट वेक्टर अगर हम यहाँ ले रहे हैं तो है जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया एलिमेंट वेक्टर अगेन आर इन द सेम डायरेक्शन। तो थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री। तो हम इस गॉसियन सरफेस के लिए गॉस थ्योरम अगर हम यूज़ करें तो हमको यही रिजल्ट मिलेगा हमारे को।
वेक्टर नोटेशन में हम इसी टाइप से हम लिख पाएंगे। अब जब चूंकि पॉइंट P लाइज वेरी क्लोज टू द गिवन सरफेस, पॉइंट P लाइज वेरी क्लोज टू द गिवन सरफेस, नाउ ये डेरिवेशन हम इसी टाइप से करेंगे जैसा कि हमने फर्स्ट केस के अंदर किया था। फर्स्ट केस के अंदर जैसा डेरिवेशन किया था वैसा ही केस है जो हम, वैसा ही डेरिवेशन हम इस केस में भी करेंगे। और इफ सिंस point P lies very close to the given spherical shell, so put small r nearly equals to capital R. So we get formula for electric field intensity at the surface, vector E surface equals to KQ R square and RK। ये आउटर पॉइंट पे फील्ड इंटेंसिटी का आपको, सरफेस के ऊपर फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला आपको ये मिलेगा। अंडरस्टैंड? नाउ वी आर डिस्कसिंग द केस 3 वेयर द पॉइंट इज लाइंग इनसाइड द गिवन स्फेरिकल शेल। इस बार है जो आपको केस 3 डिस्कस करना है जिसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको फाइंड करनी है किसी इंटीरियर पॉइंट पे। इट इज द केस 3, फील्ड इंटेंसिटी एट एनी इंटीरियर पॉइंट। आपको किसी इंटीरियर पॉइंट पे फील्ड इंटेंसिटी आपको कैलकुलेट करनी है। तो इंटीरियर पॉइंट के ऊपर फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करने के लिए हम क्या करें कि इस बार पॉइंट P शेल के अंदर लें और एक गॉसियन सरफेस अज्यूम करें जो कि अंदर वाले इंटीरियर पॉइंट से पास होती हो। आपकी गॉसियन सरफेस ऐसी होनी चाहिए जो गिवन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिक भी रहे। तो लेट इस बार है जो स्मॉल r लेस देन कैपिटल R है। तो इट इज द गिवन स्फेरिकल शेल और ये यूनिफॉर्मली चार्ज्ड, ये सेंटर O कैपिटल R। अब बच्चों P पॉइंट यहाँ है इस बार, वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज टू बी कैलकुलेटेड। नाउ ड्रॉ ए गॉसियन सरफेस which be symmetric to the given spherical shell. It will be again a sphere having the same center as that of the given spherical shell. तो हम क्या कर रहे हैं कि ये जो एक स्फीयर बना रहे हैं हम जो पॉइंट P से पास होता है और ये गॉसियन सरफेस की तरह वर्क करेगा। गॉसियन सरफेस शेल है ये, इट इज़ द स्फीयर पासिंग थ्रू पॉइंट P और इस पॉइंट की सेंटर से डिस्टेंस स्मॉल r है जबकि शेल की रेडियस कैपिटल R है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, छोटा सा एरिया एलिमेंट वेक्टर लेंगे और एरिया एलिमेंट वेक्टर हमको पता है कि रेडियल डायरेक्शन में बाहर की ओर रहेगा इस केस में। अब है जो यूजिंग गॉस थ्योरम, अप्लाइंग गॉस थ्योरम, phi E इक्वल्स टू इंटीग्रल E डॉट ds
क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। अब हम यहाँ चेक कर रहे हैं कि थिन स्फेरिकल शेल का टोटल चार्ज उसके सरफेस के ऊपर है, उसके अंदर तो कोई चार्ज है नहीं, और आपकी ये गॉसियन सरफेस जो है वो इंटीरियर साइड में बनी हुई है, इस शेल के अंदर की ओर बनी हुई है, तो उसके अंदर क्यू इन इक्वल टू 0 है। हाँ, बट क्यू इन इक्वल टू 0 implies इंटीग्रल ई डॉट डी एस इक्वल टू 0 implies E dot ds equals to 0, but vector ds is not equals to 0, ds 0 नहीं है, implies ds तो है, it is the area element vector, implies vector E equals to 0 और E in vector E in equals to 0। इसका मतलब इंटीरियर पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी है जो हमको 0 मिलती है। अब अगर हम एक ग्राफ प्लॉट करना चाहें ई और आर का, फील्ड इंटेंसिटी को हम वाई एक्सिस के अलोंग लें, फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड, और ये सेंटर है, शेल का सेंटर, और सेंटर से डिस्टेंस स्मॉल आर। तो हम ये नोट करते हैं कि हम सेंटर से जो जो आगे की ओर बढ़ते हैं जब तक कि सरफेस नहीं आ जाती, स्मॉल आर इक्वल्स टू कैपिटल आर, तो जो ही सरफेस आ जाती है तो सरफेस के ऊपर है जो फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगी लेट इतनी, इस जगह फील्ड इंटेंसिटी ई सरफेस दैट इज के क्यू बाई आर स्क्वायर, फील्ड इंटेंसिटी के क्यू बाई आर स्क्वायर। अंडरस्टैंड? इट इज द, या फिर हम जो इसको यहीं लिखना चाह रहे हैं, ई एस इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर। और जो ही हम जो स्फीयर से बाहर निकले, स्फीयर से बाहर निकलते ही है जो फील्ड इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। अंडरस्टैंड? यानी आप स्फीयर से बाहर निकले और बाहर निकलते ही ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू के क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर के अकॉर्डिंग वेरी करेगा, और सरफेस के ऊपर फील्ड इंटेंसिटी ई एस इक्वल टू के क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर, इट इज द मैक्सिमम, और सरफेस के अंदर ई इन इक्वल टू 0। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज ऑलवेज 0 इन द इंटीरियर ऑफ द गिवन स्फेरिकल शेल। तो इस टाइप से हम ये चेक करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी थिन स्फेरिकल यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल के कारण आउटर पॉइंट पे उसका बिहेव ऐसा ही होता है जैसे कि होल चार्ज इज कॉन्सेंट्रेटेड एट द सेंटर ऑफ द गिवन थिन स्फेरिकल शेल, एंड फील्ड इंटेंसिटी इज मैक्सिमम एट द सरफेस, and in it at any point interior to the given shell is always 0 in this case. Now we are going to discuss the electric field intensity due to a uniformly charged non-conducting sphere. It is the application 4. It is the application 4. Field intensity due to uniformly charged non-conducting solid sphere. बच्चों, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर जैसे कि प्लास्टिक का स्फीयर, लकड़ी यानी वुड का स्फीयर, और इस टाइप के स्फीयर में ये क्वालिटी होती है कि उसके अंदर चार्ज जहाँ एक बार रख दिया जाए चार्ज वहीं बना रहता है, वो चार्ज मूवमेंट नहीं करता है, जबकि कंडक्टिंग शेल के अंदर चार्ज कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, बट इन केस ऑफ नॉन कंडक्टिंग स्फीयर चार्ज रिमेन्स वेयर इट इज प्लेस्ड एट सम टाइम। अगर आप किसी टाइम पे अगर जो उसको रख देंगे तो है जो
चार्ज वहीं पड़ा रहेगा। तो ये आपका पास एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है और उसके ऑल ओवर द वॉल्यूम इट इज यूनिफॉर्मली चार्ज, इट इज यूनिफॉर्मली चार्ज ऑल ओवर द वॉल्यूम। ये आपके पास कैपिटल आर रेडियस का एक सॉलिड स्फीयर है। केस 1 ये है जो सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, यूनिफॉर्मली ऑल ओवर द वॉल्यूम the charge is distributed all over the volume uniformly। कैपिटल आर रेडियस का स्फीयर है, उसके पूरे वॉल्यूम के अंदर है जो स्मॉल क्यू चार्ज है, जो टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज, ये चार्ज है जो क्यू है, क्यू टोटल चार्ज। अब आपको है जो फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है फॉर एनी आउटर पॉइंट, फील्ड intensity at any outer point पे फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है, स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R। अब आपका आउटर पॉइंट ये है P, यहाँ आपको फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। सबसे फर्स्ट कंडीशन तो हमारी यही है कि दिए हुए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के रेस्पेक्ट में अब हमको एक सिमेट्रिक गॉसियन सरफेस बनानी है। तो ऐसी गॉसियन सरफेस अगेन एक शेल होगी जो कि पी पॉइंट से पास होता है और उस शेल का सेंटर है जो यही होगा जो कि इस सॉलिड स्फीयर का है और ये चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अंडरस्टैंड? तो लेट हाँ, ये जो आपकी गॉसियन सरफेस है, गॉसियन सरफेस। अब जो सिमेट्रिक कंसीडरेशंस है, अगर यहाँ एरिया एलिमेंट वेक्टर लेता हूँ इस गॉसियन सरफेस पे, तो एरिया एलिमेंट वेक्टर की डायरेक्शन बाहर की ओर और सिमेट्रिक कंसीडरेशन से इस वाले स्फीयर के कारण फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन अलोंग द रेडियल डायरेक्शन, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन रेडियस की डायरेक्शन में या रेडियल डायरेक्शन की ओर होगी। यानी एरिया एलिमेंट वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक्ट अलोंग द सेम लाइन एट द लोकेशन ऑफ एनी एरिया एलिमेंट वेक्टर, तो थीटा इक्वल्स टू 0। इसी टाइप की सिचुएशन हम अदर एरिया एलिमेंट के ऊपर भी चेक करते हैं कि इस एरिया एलिमेंट वेक्टर की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन दोनों सेम डायरेक्शन है, थीटा एंगल उनके बीच में 0 है। तो इसी टाइप से अदर हम एरिया एलिमेंट वेक्टर और ले सकते हैं। अब जो हम गॉस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, तो अप्लाइंग गॉस थ्योरम, तो गॉस थ्योरम अप्लाई करने पर इंटीग्रल ई डॉट डी एस क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। अब हम चेक कर रहे हैं कि एरिया एलिमेंट वेक्टर पर ई और डी एस सेम डायरेक्शन में रहते हैं, इस जगह भी और अदर किसी एरिया एलिमेंट वेक्टर पर भी। द एंगल बिटवीन वेक्टर ई एंड वेक्टर डी एस इज 0, थीटा इक्वल्स टू 0। फिर ई डी एस कॉस 0, ई डी एस कॉस 0 1 हो जाएगा। अब है जो ये वाला एरिया एलिमेंट वेक्टर, ये वाला एरिया एलिमेंट वेक्टर और कोई दूसरा एरिया एलिमेंट वेक्टर, जैसे ये सब के सब है जो आइडेंटिकल एरिया एलिमेंट वेक्टर्स है और दे होल्ड द स्फेरिकल सिमेट्री। इनकी ये जैसे ये वाला एरिया एलिमेंट वेक्टर और ये वाला एरिया एलिमेंट वेक्टर इन ऑल रेस्पेक्ट दे आर आइडेंटिकल। ये वाला ये सब के सब एरिया एलिमेंट वेक्टर है जो
आइडेंटिकल है, हर मैनर में ये आइडेंटिकल है। इसका मतलब इन एरिया एलिमेंट, अच्छा इनके सेंटर से डिस्टेंस भी सेम है, तो इसका मतलब एरिया एलिमेंट वेक्टर जो कि आइडेंटिकल है वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। तो इसका मतलब ई है जो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रल ds और क्यू इन यानी ये जो सॉलिड स्फीयर है, ये जो सॉलिड स्फीयर है जिसके अंदर यूनिफॉर्मली है जो ऑल ओवर द वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, उस सॉलिड स्फीयर का टोटल चार्ज इस गॉसियन सरफेस के अंदर आ रहा है और वो q है। तो क्यू इन इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। नाउ E into 4 pi r square. 4 pi r square the sum of area of all the area element vectors taken over the given Gaussian surface. तो E into 4 pi r square equals to q by epsilon naught implies E equals to 1 upon 4 pi epsilon naught q by r square. And in vector notation, vector E equals to kq r square and r cap, where r cap is the unit vector in the radial direction. R cap unit vector in the radial direction at the location of element. अब इस डेरिवेशन को भी देखने से ऐसा लगता है कि फॉर आउटर पॉइंट, यानी यह पी पॉइंट इस सॉलिड स्फीयर, यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर के बाहर है ये पी पॉइंट, तो उसके लिए होल चार्ज ऐसे बिहेव कर रहा है एज इफ कि ये टोटल चार्ज इसके सेंटर पे पड़ा हुआ हो। इस डेरिवेशन को देखने से पता चलता है कि इट इज़ द फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज एंड इट इज़ द फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट एट स्मॉल आर डिस्टेंस अवे फ्रॉम पॉइंट चार्ज क्यू। तो ये फॉर्मूला इस टाइप का है। तो इसका मतलब ऐसा लगता है कि इस सॉलिड स्फीयर के बाहर वाला पॉइंट ये P है जो कि सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पे, उसके लिए ये टोटल चार्ज ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे कि इसके सेंटर पे पड़ा हुआ हो। तो आउटर पॉइंट के लिए उसका बिहेव सॉलिड स्फीयर और थिन स्फेरिकल शेल जो कि पहले वाला केस था, इन दोनों में सेम आता है। आउटर पॉइंट पे फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, सेम है सॉलिड स्फीयर वाले केस में, सॉलिड नॉट कंडक्टिंग स्फीयर वाले केस में और थिन स्फेरिकल शेल वाले केस के अंदर। अब हम जो सरफेस के ऊपर फाइंड करना चाहें तो केस टू field intensity at the surface of given solid charged sphere, यानी इस बार है जो स्मॉल r इक्वल्स टू कैपिटल R है। पॉइंट P लाइज वेरी क्लोज टू द गिवन सरफेस। अब जैसा डेरिवेशन हमने पहले वाले केस में किया था सरफेस पे फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए, हम क्या करेंगे कि आपने जो ये गॉसियन सरफेस ली है, ये गॉसियन सरफेस हम इस गिवन सॉलिड स्फीयर की सरफेस के बहुत ज़्यादा क्लोज ले लेंगे। नाउ वी अज्यूम पॉइंट P very close to the given sphere and carry out the same analysis as in case 1. We find that, मतलब जैसा डेरिवेशन अभी हमने किया आउटर पॉइंट के लिए, वैसा का वैसा डेरिवेशन इस पॉइंट को इस सरफेस के बहुत ज़्यादा क्लोज मानते हुए हम करेंगे और हमको सेम रिजल्ट यही मिलेगा। वी फाइंड दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इक्वल्स टू
के क्यू बाई स्मॉल आर स्क्वायर आर केप. नाउ पुट स्मॉल आर नियरली इक्वल्स टू कैपिटल आर. इट इज द नियरली इक्वल्स टू, इट इज द साइन ऑफ नियरली इक्वल्स टू. चूंकि पॉइंट P lies very close to the given solid sphere, that's why the distance of point P from the center of the given solid sphere is equals to nearly radius of the solid sphere. तो इसका मतलब implies आपका पॉइंट P सरफेस के बहुत ज़्यादा क्लोज है, तो ES इक्वल्स टू हो जाएगा KQ R स्क्वायर आर केप. ये रिजल्ट भी ठीक वैसा ही है जैसा कि थिन स्फेरिकल शेल वाले केस में पहले वाले डेरिवेशन में सरफेस के पॉइंट के लिए, सरफेस के ऊपर फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करते समय जो डेरिवेशन आया था वही डेरिवेशन इस केस में भी है जो सरफेस के ऊपर फील्ड इंटेंसिटी के लिए हमको मिलता है. लेकिन डिफरेंस जो है वो फील्ड इंटेंसिटी एट द इंटीरियर पॉइंट, फील्ड इंटेंसिटी एट द इंटीरियर पॉइंट में जो डेरिवेशन आता है वो डेरिवेशन डिफरेंट रहेगा. लेट we are discussing the case 3, field intensity at any interior point. हम जो इंटीरियर पॉइंट के ऊपर फील्ड इंटेंसिटी डिस्कस करने जा रहे हैं. फील्ड इंटेंसिटी एट एनी इंटीरियर पॉइंट P, दैट इज स्मॉल r लेस देन कैपिटल R. यानी उस पॉइंट P की सेंटर से डिस्टेंस जो है वो इस गिवन सॉलिड स्फीयर की रेडियस से कम है. और गॉस थ्योरम हमारे पास ये है, अब बच्चों हम क्या करते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ एक पॉइंट ले लेते हैं P पॉइंट, लेट इट बी द P पॉइंट वेयर फील्ड इंटेंसिटी टू बी कैलकुलेट. अब इस P पॉइंट को से पास होने वाली एक गॉसियन सरफेस बनाते हैं जो कि अगेन एक स्फीयर ही होगी और दिए हुए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के रेस्पेक्ट में वो सिमेट्रिक भी होगी. तो इसका मतलब ये एक स्फीयर है जो P पॉइंट से पास हो रहा है और P पॉइंट से सेंटर की डिस्टेंस स्मॉल r है. स्मॉल r इज द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू पॉइंट P और ये आपकी गॉसियन सरफेस है, स्फीयर ऑफ रेडियस r. ये गॉसियन सरफेस है, गॉसियन सरफेस. अब हमको क्या करना है कि यहाँ छोटा सा एरिया एलिमेंट वेक्टर लें. अब सिमेट्रिक सिटी के कंसीडरेशन से यहाँ इस एरिया एलिमेंट की लोकेशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगेन है जो रेडियल डायरेक्शन में ही होगी और एरिया एलिमेंट वेक्टर वो भी इसी डायरेक्शन में. तो इट इज़ द डायरेक्शन ऑफ फील्ड इंटेंसिटी एंड इट इज़ द डायरेक्शन ऑफ एरिया एलिमेंट वेक्टर. इसी टाइप से हम जो एरिया एलिमेंट वेक्टर दूसरे भी ले सकते हैं और इस जगह एरिया एलिमेंट वेक्टर की डायरेक्शन और फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन वो भी है जो दोनों डायरेक्शन से जो रेडियल डायरेक्शन होगी. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया एलिमेंट वेक्टर बोथ आर एक्टिंग अलोंग द सेम डायरेक्शन. ये सिमेट्रिक कंसीडरेशन से, सिमेट्रिसिटी से इस टाइप से हम एरिया एलिमेंट लेंगे. हम चेक करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया एलिमेंट वेक्टर के बीच में थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री है. नाउ अप्लाइंग गॉस थ्योरम. अब हम ये गॉस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो हम ये नोट कर रहे हैं कि हम एरिया एलिमेंट वेक्टर कहीं भी लें इस गॉसियन सरफेस के ऊपर एरिया एलिमेंट वेक्टर और फील्ड इंटेंसिटी के बीच में एंगल 0 डिग्री है. और क्यू इन जो है वो है जो इस गॉसियन सरफेस के अंदर जो चार्ज है वो चार्ज है जो क्यू इन होगा. तो इस केस में है जो E डॉट डी एस, इसके बाद E इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा,
क्यों आ जाएगा? क्योंकि ये वाला एरिया एलिमेंट वेक्टर, ये वाला एरिया एलिमेंट वेक्टर और अदर कोई एरिया एलिमेंट जो इस गॉसियन सरफेस की सरफेस पे लिए जाएंगे वो सब सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे है, तो दे आर आइडेंटिकल इन ऑल मैनर। दैट्स व्हाई द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दीज एलिमेंट्स इज सेम इन मैग्नीट्यूड। तो ई इसलिए बाहर आ गया इंटीग्रेशन से, ये ds है। क्यू इन यानी इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है। तो सबसे पहले बच्चों हम क्या करेंगे कि टोटल चार्ज है सॉलिड स्फीयर का Q और उसका वॉल्यूम है 4/3 पाई r³। इट इज द चार्ज ऑन यूनिट वॉल्यूम, चार्ज इन यूनिट वॉल्यूम, यूनिट वॉल्यूम का चार्ज है। और मैं इंटू कर देता हूं इस वाली गॉसियन सरफेस के वॉल्यूम से। इट इज द 4/3 पाई स्मॉल r³। इट इज द चार्ज Q इन, इट इज द Q इन। ये चार्ज आपके पास क्या है? Q इन और इंटू 1/ε0। मतलब मैंने क्या किया कि ये सॉलिड स्फीयर के यूनिट वॉल्यूम के अंदर कितना चार्ज है इंटू वॉल्यूम ऑफ द इनर गॉसियन सरफेस, वॉल्यूम ऑफ द इनर गॉसियन सरफेस, दैट इज द 4/3 पाई r³। अब हम इसको सॉल्व करें तो E इंटू ये एरिया एलिमेंट वेक्टर सब गॉसियन सरफेस के ऊपर लिए गए हैं जिसकी रेडियस स्मॉल r है वो और एक स्फीयर है वो, तो E इंटू 4 पाई स्मॉल r²। इधर 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल आउट और ये हो जाएगा आपके पास Q स्मॉल r³ कैपिटल r³ और ये ε0। अब है जो इस r² से ये क्यूब कैंसिल, तो इम्प्लाइज E इक्वस टू 1/4 पाई ε0 r³ और इंटू स्मॉल r इन वेक्टर नोटेशन, इन वेक्टर नोटेशन, इन वेक्टर नोटेशन वेक्टर E इक्वस टू 1/4 पाई ε0 दैट इज K और ये Q और था बच्चों इंटू Q, ये Q ये वाला Q, तो KQ और ये हो जाएगा r³ और इट इज़ द वेक्टर R, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगेन अलोंग द रेडियल डायरेक्शन, दैट इज E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल r। स्मॉल r इज द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू द पॉइंट P, यानी ये वाला जो रिलेशन होल्ड करता है स्मॉल r लेस देन कैपिटल R की, यानी अब हम स्फीयर के अंदर अगर पॉइंट लें तो वहाँ फील्ड इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू R, यानी उसकी सेंटर से उस पॉइंट की डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब अगर हम एक ग्राफ प्लॉट करना चाहें इस केस में तो हम इस टाइप से बना सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये सेंटर से डिस्टेंस, ये स्मॉल r। अब हमने ये नोट किया कि आप इसके सेंटर से अगर सरफेस की ओर चलते हैं इस सॉलिड स्फीयर की सरफेस की तरफ, तो E इज प्रोपोर्शनल टू R, इसका मतलब ये वाला रिलेशन होल्ड करेगा, प्रोपोर्शनलिटी रिलेशन, E इज प्रोपोर्शनल टू R। और जब आप इसके सरफेस पे पहुंच जाते हैं यानी स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R, तो फील्ड इंटेंसिटी बिकम्स मैक्सिमम। इट इज द फील्ड इंटेंसिटी KQ r², और जब आप स्फीयर से बाहर निकल जाते हैं यानी स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R वाला केस, तो उस केस में फील्ड इंटेंसिटी E इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r², यानी इस पॉइंट पे फील्ड इंटेंसिटी जो है वो है इस पॉइंट पे KQ r², फील्ड इंटेंसिटी ES सरफेस की फील्ड इंटेंसिटी के बराबर। यानी
सॉलिड स्फीयर के अंदर फील्ड इंटेंसिटी वेरीज एज इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर, एंड फॉर आउटर पॉइंट where point P lies outside the given solid sphere, E varies as inversely proportional to R square, and at the surface its electric field intensity has maximum value of electric field intensity, magnitude of electric field intensity, that is kq by capital R square. That's all. We have derived or discussed two cases. First, for the thin uniformly charged thin spherical chain, and the second, uniformly charged non-conducting sphere in which the whole charge is distributed all over its volume, and we have discussed 3 cases for each. That's all. Thank you.